हेलो 10th क्लास। आपका चैप्टर नंबर 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। उससे पहले हमने पढ़ा था आर्थिक विकास। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण आप बहुत अच्छे से समझोगे। उदारीकरण मतलब कि हमारे यहाँ के बिजनेस को विदेशों में भी करना, उसको मतलब उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और ये उदारीकरण जो ये वाला सूत्र है, हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त करके तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजन का मार्ग स्वीकार किया गया। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया गया। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल के लिए योजना बनाई गई कि इन 5 सालों में हमें ये कार्य करना है। ये सरकार द्वारा होता है, हर 5 साल के लिए होता है। लेकिन अभी वो पंचवर्षीय योजना मतलब 12 पूरी पंचवर्षीय योजना चली, लेकिन उसके बाद अब पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग आ गया है। वो भी सेम वैसा ही करता है कि एक वो निश्चित लक्ष्य रखते हैं कि भाई 5 साल बाद हमें इतना विकास करना है, तो उसके आधार पर वो सारी रूपरेखा तैयार करते हैं और हर 5 साल के लिए एक पंचवर्षीय योजना होती है और उसमें वो सब कार्य किए जाते हैं। इसके लिए विपरीत नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों की समय समय पर घोषणाएं की गई, परंतु अनेक योजनाएं पूरी हुई तब तक सच्चे अर्थों में आर्थिक विकास साधने में सफलता नहीं मिली। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि सब योजनाएं के अनुसार कार्य किया, लेकिन हमें वापस आर्थिक विकास में सफलता नहीं मिली। इसलिए सरकार ने असफलताओं के कारणों की जांच की, भूतकाल में की गई भूलों को सुधारने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक नीतियों को नया संचालक देने का निश्चय किया। इसके अधीन 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को पोषक बने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पहचाना जाना लगा। अब है आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुशों और नियंत्रणों में क्रमशः कमी करे और विकास को प्रोत्साहित करे, उसे उदारीकरण की नीति के रूप में पहचाना जाना लगा। मतलब जो औद्योगिक नीतियां हैं उनमें निजी हाथों में मतलब थोड़ा कम रखे और सरकार उस पर ध्यान दे, तो ये उदारीकरण। शुरुआत के चरण में उदारीकरण के अधीन जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे वे मुख्य थे। 18 उद्योग सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित थे, जिसमें मतलब निजी और सरकार दोनों का हाथ हो, उन्हें सार्वजनिक। उनके अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवाना पद्धति को समाप्त किया गया, जैसे रेलवे, अणु क्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए। उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रथा रद्द कर दी। पहले क्या होता था कि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक हो, लेकिन अब वह व्यवस्था रद्द कर दी। प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को भी रद्द कर दी। अब उदारीकरण से लाभ क्या है? उदारीकरण के कारण निजी क्षेत्र को मुक्त विकास के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब लोग अपना खुद का बिजनेस चालू किया और उनके लिए उससे उत्पादन में वृद्धि हुई। हमने आर्थिक विकास में भी सेम यही पढ़ा। उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने से विदेशी व्यापार को बल मिलना शुरू हुआ, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के आरक्षण में वृद्धि हुई। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं भी बढ़ी, क्योंकि अब नई नई सुविधाएं देश के अंदर आने लगी। उदारीकरण से हानि, जैसे लाभ हुआ वैसे हानि भी हो। ये भी चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सो उसको ध्यान से देखना आप लोग, है ना। निजी क्षेत्र पर अंकुश घटने के उपरांत एकाधिकार की बुराई में कमी न हो सकी, क्योंकि सरकार का अंकुश हट गया तो लोगों में यही होगा कि ये तो सब कुछ मेरा अपना ही है, तो एकाधिकार हो गया। मात्र औद्योगिक क्षेत्र पर ही ध्यान देने से भारत कृषि क्षेत्र के विकास में पीछे रह गया, क्योंकि हमारी योजना में यही था कि भाई औद्योगिक विकास पर ध्यान दो, तो इधर हमारी कृषि पिछड़ गई। जबकि ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ किससे होता है? कृषि से ही होता है। फिर आय की असमानता में वृद्धि, मतलब निजी क्षेत्र हो गया तो उसमें सबको अलग अलग सैलरी मिलने लगी, ऐसे आय में असमानता हो गई। आयात बढ़ने से और निर्यात घटने से विदेशी कर्ज में भी वृद्धि हुई। अब दूसरा है निजीकरण। निजीकरण अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्र को सौंप दिया। निजीकरण 2 मार्गों में होता है। पहला, जो सार्वजनिक साहसों के लिए आरक्षित हो, वे क्षेत्र निजी विभाग के लिए खुले रखे जाते हैं।
राज्य के स्वामित्व की कंपनियों की मालिकी राज्य अपने पास रखे और संचालन निजी कंपनी को सौंपे, अथवा संचालन राज्य अपने पास रखे और मालिकी निजी कंपनी को सौंपे। समझ में आ गया कि ठीक है भाई, ये कंपनी मेरी है तो इसका स्वामी मैं हूँ, लेकिन इसको सौंप दिया सरकार को। और यदि फिर सरकार की कंपनी है लेकिन सरकार ने सौंप दिया निजी मालिकों को, इस तरीके से इसको निजीकरण कहते हैं। तब निजीकरण के लाभ क्या है? निजीकरण की नीति के कारण देश में उद्योग क्षेत्रों की उत्पादकीय इकाई की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई। निजीकरण के कारण पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई। अब उसके हानि। निजीकरण के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, जो सत्ता एक इंसान के हाथ में आ गई, जिसे एकाधिकार को वेग मिलता है। निजीकरण से छोटे छोटे गृह उद्योग है उनका विकास उचित ढंग से नहीं हो सका, इसमें खाली बड़े बड़े उद्योग ही विकास कर सके। निजीकरण के कारण मूल्य नियंत्रण में नहीं रहे, जिससे मूल्य वृद्धि की समस्या भी खड़ी हो गई। अब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ना, मतलब जो देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो विश्व के आर्थिक विकास के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का, यानी कि श्रमिकों का भी प्रवाह विश्व में सरलता से प्राप्त हो सके। आपको पता है ना, आज विश्व में हमारे यहाँ से हर चीजें भी जाती है और यहाँ से लोग बहुत ज्यादा काम करने के लिए जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में और सब जगह अपने भारत के लोग बहुत ज्यादा है। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही सफल हुआ। वैश्वीकरण में मुख्यतः निम्न सुधार हाथ में लिए गए। दो देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर हुए, मतलब जो रुकावट थी वो दूर हुई वैश्वीकरण के फलस्वरूप। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना कि जिससे दो देशों के बीच पूंजी की हेरफेर भी आसानी हो सकी। तो यहाँ की मुद्रा वहां जाती है और वहां के पैसे हमारे यहाँ आते, तो ऐसी प्रक्रिया भी हो गई क्योंकि हम व्यापार कर रहे। तो टेक्नोलॉजी के आयात निर्यात के भी अवरोध दूर हुए। विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का आयात निर्यात भी मुक्त रूप से करना। अब वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थतंत्र पर मिश्र प्रभाव पड़ा है। कुछ लाभ तो कुछ हानि हुई, जो निम्नानुसार है। लाभ। वैश्वीकरण के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। वैश्वीकरण द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सकती है। वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने की शक्ति भी प्राप्त करते। ये वैश्वीकरण के कारण ही सफल हो पाया। इसकी हानियां। वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल करने में निश्चित सफलता नहीं मिली। तो उससे न तो गरीबी हटी, नहीं बेरोजगारी हटी। विकासशील देशों को निर्यात वृद्धि द्वारा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सका। वैश्वीकरण का लाभ बड़े उद्योगों को अधिक मिला और जबकि छोटे उद्योगों को बहुत कम मिला। ये थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब है विश्व व्यापार संगठन, जिसके माध्यम से मतलब हम पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये अंडरलाइन कर लो, ऐसी 1 मार्क्स का ऐसा पूछा भी जाता है। ओके। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था शुरू की गई, मतलब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई। इस संस्था का मुख्यालय यानी कि ऑफिस इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में रखा गया। इस संस्था के उद्देश्य निम्न अनुसार है। विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध को दूर करना, यानी कि रुकावट को दूर करना। विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। विदेशी व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना। विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना। अब कार्य। बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करना, मतलब जो उनके बीच में MOU साइन होता है उसके लिए कैसा ढांचा बनाना चाहिए, वो करारों को लागू करवाना, फिर उसको लागू करवाना। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा, विचारणा और वार्ता के लिए फोरम, मतलब 4-5 सदस्यों की जो टीम होती है वो तैयार करना। WTO भेदभाव बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। भारतीय अर्थतंत्र पर विश्व व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा वो।
इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य, मतलब जब से 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट हुआ तब से ही भारत इसका सदस्य देश है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेगी उसकी चर्चा हम करते हैं। पहला है विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा, मतलब पूरे वो जो वहां पे सब देश का जाता है तो अपने भारत का कितना जाता है 0.5%। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भी भारी वृद्धि हुई, मतलब यहाँ से हमारी चीजें भी ज्यादा बाहर देश जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर अब कितना हो गया है 1% से भी अधिक हो गया। स्टार्टिंग में कितना था 0.5% और अब 1% से भी अधिक हो गया। WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में भी वृद्धि हुई, मतलब रेडीमेड कपड़े ज्यादा बिकने लगे बाहर के देशों में। WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में भी वृद्धि कर सकेगा। हमारे यहाँ के जो उपज है धान वान उसका भी बाहर निर्यात होने लगा। निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का हो गया, फिर हम बाहर की चीजें कम खरीदने लगे, मतलब यहाँ पैदावार ज्यादा होने लगी तो। और विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि हो गई, यानी विदेशी पैसा भी हमारे यहाँ पे आने लगा। आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपयुक्त लाभ ही होंगे, पर साथ साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढांचागत सुविधाएं कितनी तेजी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, ये बात उस पर आधारित है। अब स्थायी विकास, संपोषित विकास। स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचे बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी आएगा तो हम ही उसका उपयोग कर लेंगे तो वो क्या देखेंगे। इसलिए उनकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखकर और हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो काम होता है वो क्या कहलाता है संपोषित विकास। स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर भी बल दिया गया है। मानव सृष्टि के आसपास प्रकृति और मानव सृजित आवरण अर्थात पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभाव के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है वही सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को भी प्राप्त हो ऐसा नहीं है, ये भय उत्पन्न हो रहा है। मतलब जैसा हमें मिल रहा है वैसा आने वाली पीढ़ी को मिले कि नहीं मिले, ये भी एक चिंता का विषय है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण भी घटता है, उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन ही किया जाता है। प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यू रचना, मतलब जो हमारे प्राकृतिक साधन है और जो उनका मतलब हम किस तरीके से संरक्षण यानी उनको सुरक्षित रखें, किस तरीके से संभाल कर रखें, उसके लिए क्या क्या व्यू रचना होनी चाहिए उसके बारे में पूर्ण उपयोग किए जा सके। ये हमने सब पहले पढ़ा है, आपको पता हो तो पर्यावरण वाले जिस चैप्टर में कि जैसे पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा उसी तरीके से ये भी सब है ना। पूर्ण उपयोग के लिए जा सके ऐसे प्राकृतिक साधन जैसे कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना, और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि का समझदारी पूर्ण उपयोग करना। तो या तो वैकल्पिक चीज खोज लो या फिर इनका बहुत समझदारी से उपयोग करना चाहिए। परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसे प्रयास करना। जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना। जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है, उदाहरण बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि। एक से मतलब एक ही साधन का बहुत सारी चीजों में भी इसका उपयोग लेना। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकालना, मतलब उसका सफल कुछ करना ऐसा। जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियां रोकने आदि पर भी नियंत्रण करना चाहिए। फिर उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर भी बल देना चाहिए। अब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या उपाय किए। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ था। कब? 1972 में स्टॉकहोम में।
इसके बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, जैसा कि देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की जाती है। विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास की थी। ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए भी वैश्विक समझौते हुए हैं। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन ही नष्ट हो जाएगा। यदि हम प्रदूषण फैलाते रहेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हमें हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी जरूरी है। तो ये आपका चैप्टर पूरा, ये इसके अभ्यास प्रश्न है, देख लेना आप एक बार, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो बता देना। थैंक यू क्लास।